दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी। तो ये वीडियो बना रहा हूँ, माइक नहीं है लेकिन इको का जो समस्या था थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इसको रात में शूट कर रहा हूँ। अभी समझिए 1 बज रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा शांत रहता है तो बिना माइक के भी हो जाएगा। माइक थोड़ा सा छोटा है बट माइक ऑर्डर कर दिया है, बट इसी बीच में एक वीडियो था कि आप लोगों को दे दूं। तो चलिए सीधे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैथ और रीजनिंग के बारे में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिजल्ट देने के लिए, है ना। देखिए इसमें क्या है कि जब टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस, तो उसमें से अप्रोक्स 20 मान के चलिए 20 प्लस है। बट अभी मैं पिछले ईयर्स के प्रश्न पत्रों को देख रहा था। 20 प्रश्न है, 20-21 आ सकते हैं, बट 20 प्रश्न है जो आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे। और एक ऐसा सेगमेंट है, जैसा मैंने कहा था एक दो अपने वीडियो में, कि बिहारी बच्चों के डीएनए मैथ होता है, तो मोस्टली जो बच्चे हैं इसको बना लेते हैं। बट जिनका मैथ कमजोर है, बीपीएससी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। जिनका मैथ कमजोर होता है, खास करके लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनका मैथ वगैरह कमजोर है तो वो बना नहीं पाती हैं। तो आपने हजारों लाखों यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े होंगे, बट मैं जो है थोड़ा सा अलग मेथड से बताऊंगा। अलग मेथड मतलब जैसे यदि आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होता था तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि आपको वहाँ 20 प्रश्न 25 प्रश्न करने हैं, आपके पास टाइम 20 ही मिनट है। तो वहाँ शॉर्टकट चाहिए था। शॉर्टकट की में कि 10 सेकंड 20 सेकंड में फॉर्मूला लगाया और हो गया। रेलवे में भी थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलते हैं 100 प्रश्न। तो आपको आए या ना आए, मतलब ऐसे नहीं आ रहा है तो वैसे, वैसे नहीं आ रहा तो वैसे करके आपको सॉल्व करना है। और मैथ रीजनिंग ही आपका रिजल्ट मतलब इसको आगे वेरीफाइड कर देगा कि 20 में से भी आप 15 16 18 सही करते हैं। कुछ लोग 20 तो सही हो जाते हैं, तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे भी नहीं आए थे पिछले बार, आपको भी नहीं आएंगे, और वो तुक्का लग गया तो ठीक है। बट 15 प्लस 16 17 आप करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको करना क्या है, देखिए मैथ का सिलेबस मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, या फिर क्या क्या पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। हर टॉपिक से 2-4 प्रश्न एक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे करने हैं, है ना। लेकिन आज मैं जो पिछला साल का मेंस हुआ था उसका पेपर लेके आया हूँ। उसमें से जो क्वेश्चन आया था ना, कैसे सॉल्व होगा, उसमें क्या क्या मेथड लगे, उसको पहले एक बार हम आज देख लेते हैं। तो मैथ के जो प्रश्न है आपने कैसे सॉल्व किए थे और मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और जो मतलब थोड़े से जिनका मैथ और रीजनिंग लिमिट लेवल में है ना, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये है प्रीवियस ईयर का पेपर मेंस का, प्री में। तो इसमें देखिए रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के ना 20 प्रश्न आए हैं। मैंने प्रश्नों को ये कर लिया। तो पहला प्रश्न जो था, जिस बुक से मैं बना रहा हूँ, रीजनिंग है। मैं समझाते चलूंगा और आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। D2B F6T I11Q और M17M। देखिए इसमें क्या होता है ना, ऐसे रीजनिंग आपको आएगा ना, तो रीजनिंग जो जिसमें संख्या वाला रहेगा तो उसका आपका संख्या याद रखना है। जैसे डी का नंबरिंग क्या होता है, एबीसीडी में चौथे नंबर पे होता है। ये जो ई होता है 6वें नंबर पे होता है। ई टी जो होता है 20 नंबर पे होता है। आई जो होता है शायद 9 पे होता है। पी और क्यू ये होता है 17वें नंबर पे। एम होता है 13वें नंबर पे। ये मैं देखो देखो आप लोगों को मैं ये इसलिए बता दिया कि इसमें हम लोगों ने जो तैयारी की थी तो इसको याद रखते थे। बट आप एक सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक ये है ई जो टी करके आता है, ई जो टी और वाई। इसको जब आप याद रखेंगे ना, आपको टाइम कम रहेगा तो आप इससे इसका नंबर ही किसी का निकाल सकते हैं। जैसे ई जो टी 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25। आपको ए वाला याद रखना है, जो टी। अब देखिए इसमें इस 5 है तो यहाँ डी को मैंने 4 लिख लिया था, एफ 6 लिख लिया था। तो आपको ये नंबरिंग निकालने में हेल्प करता है। तो इस वाले में आपको इसी में जो एबीसीडी वाला जो रीजनिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका किसी में नंबरिंग आगे कर देते हैं। जैसे डी है, आप यहाँ एक चीज देखिए, इसको हटा दीजिए। अभी पहले पहले डिजिट की हम बात करते हैं।
यहाँ पे है डी, डी को इंडिकेट कौन कर रहा है 4, यहाँ पे है 6 6, आई यहाँ इनके बीच का गैप देखिए 2, इनके बीच का गैप देखिए 3, फिर इनके और इनके बीच का गैप देखिए 4, तो इनके बीच का जो गैप आएगा वो आपका होगा 5। तो इसमें कौन सा जगह होगा ऑप्शन 5, यानी मतलब ये 13 और 5 18, 18 पे कौन सा आता है, मैंने आपको बताया था ना कि EGOTY, और यदि ये भी नहीं आपको याद रखना है तो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलेगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि ABCDEFGHIJ करके से करके पूरा नंबरिंग लिख लीजिएगा। तो अब 18 पे करिएगा तो OR आएगा, ठीक है। तो पहला जो होगा वो R होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके इनके बीच का देखना और इनके इनके बीच का देखना, ठीक है। यहाँ पे V है, यहाँ पे T है और यहाँ पे Q है। अब हम V का निकालते हैं तो कितना होता है, T है 20, STU और V हो गया यहाँ पे 22, ये हो गया 20 और Q हो गया 17 और A हो गया 13। अब इनके बीच के सेगमेंट को समझना है थोड़ा सा, देखिए इनके बीच का फर्क है 2, इनके बीच का फर्क है 3, इनके बीच का फर्क है 4, तो इसमें अगला जो फर्क होगा वो 5 होगा, यानी कि 8 होगा। तो मेरा जो पहला था R था और लास्ट में H था, ऑप्शन से निकाल लीजिए। R में एक 34 है और एक 24 है, ठीक है। अब 2 बचा इसमें, मिटा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिखने का आदत हो गया है इस वजह से, ठीक है। अब इनके बीच का फर्क देखना है, 2 6, देखिए इनके बीच 2 और 6 के बीच में कितना का फर्क है 4, 4 और 6 और 11 के बीच में कितने का फर्क है 5, इनके 11 और 17 के बीच में कितने का फर्क है 6, तो अगला फर्क कितना होगा 7, यानी 17 और 7 24। आपको क्या मिल गया था R 24 और H, ये ऑप्शन 1 है, ये चेक कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लंबा करके बता दिया कि आपको समझना है। इस प्रश्न को मैं समझा दे रहा हूँ। इस प्रश्न में ABCD में जो मेन चीज आपको याद रखना था वो याद रखना था कि इजोटी का फॉर्मूला क्या होता है, और जो जैसे इसमें D के सामने वाला जो पहला डिजिट था पहले सेगमेंट का D, उसके बाद है F, उसके बाद है I, तो इनके बीच में आपको संबंध खोजना है। हो सकता है कि 1 का फर्क हो, 2 का फर्क हो, 1 कम का फर्क हो, या पहले में 1 का फर्क हो फिर 3 का फर्क हो। जैसे मान लीजिए AC, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 1 A है, 3 है, E 5 है, F यहाँ पे G आना चाहिए क्योंकि ये 7 है, तो आप देख रहे हैं 2 2 2, तो वहां पे पूछ लेगा क्या है, तो यहाँ पे जो भी होगा 90 नंबर पे होगा तो ऐसे आई होगा। इस चीज को समझना है, और ये वाला बहुत आसान था, इसको आप कर लीजिएगा। मैथ रीजनिंग का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया, रीजनिंग बहुत ही आसान होगा इसमें, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न जो है, यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपए है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। मेज को हम मान लीजिए कि M से लिखते हैं, मेज को हम लिखते हैं M से और कुर्सी को हम लिखते हैं K से। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 मेज यानी कि 2M प्लस 3 कुर्सी यानी कि 3K आपको कितने में मिलेगा 2000 रुपए में। मतलब इंडिविजुअल प्राइस नहीं दिया हुआ, किसी दुकान पे गए 2 मेज ली और 3 कुर्सी ली तो आपको 2000 रुपया देना पड़ा, ठीक है। आप उसी दुकान पे जब आप 3 मेज लेते हैं और 2 कुर्सी लेते हैं, ठीक है, तो आपको देना पड़ता है 2500। तो इसमें पूछ रहा है, प्रश्न क्या है कि 4 कुर्सियों का दाम कितना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले एक कुर्सी का वैल्यू निकालेंगे, उसमें जितना आएगा उसमें 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए इन दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम में से इसमें से एक किसी एक को यदि हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारा एक जब बचेगा तो उससे एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। मान लीजिए इसको पूरा का पूरा 3 से गुणा कर देते हैं और इसको पूरा का पूरा 2 से गुणा कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये दोनों और ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो इसमें हो गया 6M
प्लस 9k इक्वल टू 6000, फिर यहाँ हो गया 6m प्लस 4k इक्वल टू, अब इसमें इसको एक से एक को घटा दीजिए, इससे इससे इससे, ठीक है, m और m कैंसिल हो जाएगा, 5k इक्वल टू 1500 आएगा ना, 45, k इक्वल टू 300, अब 4k इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200, इसमें अच्छा इसमें माइनस है, कहाँ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, गड़बड़ कहीं नहीं हुआ, ये हो गया 6k 6m प्लस ये हो गया 9k इक्वल टू 6000, ये हो गया 6m प्लस 4k इक्वल टू 5000 होगा ना, 4500 लिख लिया था, ठीक है। देखिए ये कोई बड़ा ही नहीं है, आप ऐसे प्रश्नों में हो सकता है मैं समझाने के क्रम में गलती मैंने कर दिया होगा, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये नहीं, ये होगा 5k इक्वल टू 1000, इसको हटा दिए, k इक्वल टू 200, तो 4k इक्वल टू 800, तो इसका आंसर हो गया 800 रुपए। तो इसमें 4 कुर्सियों का दाम है 800, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना था, कुर्सी और मेज को हमने, मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इस वजह से, है ना। देखिए इसमें क्या करना था, अगर कोई भी ऐसा प्रश्न रहेगा ना, तो आपको एक को x मान लेना है, एक को y मान लेना है। मैंने मेज को m मान लिया, कुर्सी को k मान लिया। आप किसी दुकान पे जाते हैं, 2 मेज और 3 कुर्सी लेते हैं, मतलब 2m प्लस 3k, और आप उसको देते हैं 2000 रुपए, और लेकिन उसके अलावा यदि आप उल्टा लेते हैं, 3m लेते हैं और 2k लेते हैं, मतलब कुर्सी, तो आपको देना पड़ता है 2500 रुपए। आपने ऐसे एक मुश्त दिए हैं, लेकिन यदि आपको 4 कुर्सी लेना होगा तो उसके कितने लगेंगे, तो उसके लिए आपको x और y मान लेना है, लेकिन यहाँ पे आप m मान लीजिए, ठीक है, और k मान लीजिए, तो आपका मतलब आसान रहेगा। m से मतलब हो गया मेज, और a से हो गया, k से हो गया कुर्सी, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको उठा लिए, देखिए ये वाला एक प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, ठीक है, 3 और उनका अनुपात जो है 3 और 4 है, मतलब 3x 4x मान सकते हैं। पहले मैं इसको बना देता हूँ, और उनका एक लसा दिया हुआ है 240। देखिए एक फॉर्मूला होता है, लसा इंटू मसा इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो इसमें रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो उसका लसा है उसमें से टोटल रेशियो के उसको भाग देंगे, और बड़ी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 4 कट गया 80, मतलब बड़ी संख्या जो है 80 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी 60। देखिए सिंपल फॉर्मूला से निकल गया, लेकिन अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। यदि आपको मान लीजिए कि कुछ नहीं आता है, लसा इंटू मसा में कुछ समझ में नहीं आता है कि भैया लसा क्या है, मसा क्या है, कैसे कैसे होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए प्रश्न कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, यदि उनका लसा 240 है, मान लीजिए कि उनका लसा 240 है, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है, और उनका अनुपात भी दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3 और 4। आपको कोई चीज पता नहीं है कि कैसे कहाँ निकलेगा, लेकिन आपको लसा पता है कि क्या होता है। इसका मतलब है कि वो जो संख्या होगा, इसमें से उसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, इसमें से भी भाग दे देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, है ना। तो इसमें से ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 60, 80, 120 और 240, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है कि वो संख्या देखना है कि जैसे मान लीजिए कि हमको ए वाले संख्या के बारे में हम सोचते हैं, 3 के बारे में सोचते हैं, 3 के बारे में, तो इसमें कौन सा है जो इससे कटेगा, 3 से कटेगा, 60, 120, 240, ठीक है। यदि हम इसको 60 मानते हैं, इसको 60 मानते हैं, तो बड़ा वाला संख्या कौन सा होगा, 80 होगा। एक निकालना है, मैं समझा रहा हूँ, टाइम आपके पास रहेगा तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं इसको। जैसे ये 60 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 और रेशियो 80 है। ई जब 3 वाला 80 के रेशियो में आएगा, तो ई 80 गुने 4/3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस रेशियो से हम इसको छोड़ देते हैं,
अब यदि 120 रहेगा, ई 120 रहेगा तो ई हो जाएगा 160, और ये यदि 240 रहेगा तो ये तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। देखिए अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, उनका लसक 240 है, 120 और 160 का लसक अभी भी 240 हो सकता है, नहीं होगा, कट गया। दूसरा 240 और 320 का लसक ये भी कट गया, एक इसलिए कट गया कि 320 है। अब 80 और 80 × 4 इनका लसक भी कभी भी 240 नहीं होगा, ये भी कट गया, और ये बड़ी संख्या नहीं है, यानी कि जो छोटी संख्या है वो क्या है 60। जब छोटी संख्या 60 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी 3x जब 60 है तो 4x क्या होगा, 60/3 × 4 80। ये वाला फॉर्मूला से भी आप इसको मिला सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप इसको मिलाइए, मिला के बताइए कि अच्छा ई वाला होगा तो ठीक है, ई वाला होगा तो ये बढ़िया है, ई वाला होगा तो ई बढ़िया है। इसको ई इसका ये देखिए, ये वाला पिछले फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको बैठ यदि आपको नहीं आ रहा है कुछ भी ना तो आप इसको बैठा के कर सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न है, मैं बाद में एक एक टॉपिक को लूंगा और उससे कुछ कुछ प्रश्न बता दूंगा कि कैसे करना है अपने विधि से, जो मैंने बनाया था दरोगा में। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पे 147 को गुना करें तो वर्ग बन जाए। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या होगा इसमें जो कि इससे हम जब इसको गुना करेंगे ना तो एक वर्ग बन जाए। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि 8 ले लीजिए, सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। 8 में हम किस संख्या से गुना करेंगे कि वो एक वर्ग बन जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जब 8 को इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और वर्ग क्या मतलब होता है, देखिए एक यहाँ पे 2 हो गया तो इसका एक जोड़ी लग गया, वर्ग मतलब जोड़ी। यदि हम यहाँ पे एक और 2 लगा देंगे तो इसका भी तो जोड़ी बन जाएगा, यानी कि हम 8 में जब 2 से गुना कर देंगे वो 16 हो जाएगा, तो एक पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। सबसे छोटी संख्या ये है। अब जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है 5 × 25 नहीं 125 में हम किस संख्या से भाग करेंगे कि वो फुल स्क्वायर बन जाए, तो हम इसका फिर वही निकालेंगे 5 × 5 × 5, इसमें एक और 5 हम जोड़ देंगे तो एक फुल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 5 यानी कि 625। तो आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना है पहले, ठीक है। तो इसको आप कितने से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिए, लीजिए 3 से भाग देते हैं, 3 चौके 12, 2 बचा 7, इसमें इसका आया 3 × 49, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 × 7 यानी 7 तो पहले से ही जोड़ी लगा हुआ है। अब यदि हम एक यहाँ 3 का और जोड़ी लगा दें तो ये संख्या पूरा वर्ग बन जाएगा, यानी इसमें 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि 3 × 3 × 7 हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा। सबसे छोटी संख्या है, एक जोड़ी यहाँ से निकल जाएगा, एक जोड़ी यहाँ से निकल जाएगा, यानी 21 का जो स्क्वायर होगा वो 147 × 3 वाले सिस्टम पे पूरा बैठ जाएगा। ऐसे में क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और जो ये बचा हुआ था उसको यहाँ पे लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है 3 और यही आंसर होगा। चलिए ये भी हो गया, इसको कैसे करना है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसमें, हाँ प्रोबेबिलिटी का भी एक 2 प्रश्न आता है पासा का, कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या होती है। देखिए एक पासा होता है तो उसको हम 6 तरीके से फेंक सकते हैं, तो उसका कोई भी उसमें मान लीजिए हम 6 एक पासा का मैं बता रहा हूँ 6 तरीके से फेंक सकते हैं, मतलब उसमें 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4। प्रोबेबिलिटी होती है कि संभावना, तो उसमें एक यदि पासा है तो उसका 3 आने का संभावना क्या है, 3 तो एक ही बार आएगा ना, टोटल 6 बार में, तो वो संभावना हो गया एक बार 1/6, यानी 6 में एक ही बार आएगा 3। 4 आने की संभावना क्या है 1/6, 5 आने की संभावना क्या है 1/6। वैसे ही जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो 36 तरीके से पासा घूमता है, एक में 2 आ गया, एक में 3 आ गया, एक में 1 आ गया, एक में 2 आ गया, मान लीजिए एक बार छक्का आ गया, एक में दूसरे में 3 आ गया, है ना। तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हम इसको 36 तरीके से फेंक सकते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है।
अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एक ताश में 4 पत्ते हैं तो उसमें आपके पास चारों बादशाह है, ठीक है। उस बादशाह में से 4 पत्ते में से एक इक्का आने की संभावना क्या है, बादशाह छोड़ दीजिए इक्का, तो इक्का आपका कितना है, 52 पत्ते में से 4 है, तो आप मान लीजिए निकालेंगे तो हो सकता है ना कि चारों में से एक निकल जाए, यानी 4 इक्का है कितने में, 52 में, तो आपकी संभावना क्या बन जाएगी, 1/13। कोई भी पत्ती निकलने का संभावना 1/13 होता है, क्योंकि टोटल 52 पत्ता होता है। यहाँ पे आप 2 छक्के 2 पासे फेंक रहे हैं, यानी कि उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है कि 36 हो जाएगी। और वैसे जो प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में लेते हैं तो 100 पे लेते हैं, यानी 1 पे लेते हैं। यानी मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, 1 है, 1 में से चौथा भाग यानी कि 25%, कोई 4 में से एक हिस्सा आता है तो वो 25% हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 1 होता है। अब इस प्रश्न को मैं समझाता हूँ, इसको काम इसमें पूछा गया है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, मतलब दोनों के टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 6 गुने 6, यानी कि मतलब उसको 36 तरीके से फेंका जा सकता है, ठीक है। अब उसमें पूछा जा रहा है कि ऊपर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होगा। मान लीजिए जैसे पहला वाला छक्का में हम फेंके 5 आ गया, ठीक है, दूसरा वाला में फेंके इसमें भी 5 आ गया, तो इसमें ये हो गया ना 10, दोनों छक्का, तो ये 8 नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया। मान लीजिए कि आप एक बार पहले पासा से फेंके तो 4 आ गया, दूसरा से फेंके तो 6 आ गया, ये 10 हो गया। एक बार मान लीजिए फेंके कि 3 आ गया, इसमें से 2 आ गया, तो ये भी 5 हो गया, तो इन दोनों का योग 8 नहीं हो रहा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना तरीका से बनेगा, तो ये तो बहुत सारा तरीका से बनेगा, बहुत तरीका इसमें लगेगा। 36 हमको आंकड़ा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि 8 आने की संभावना कितना है हम उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए कि 2 छक्का है, सबसे पहले अगर पहले वाले में 2 आता है तो दूसरे वाले में 6 आएगा, 8 हो गया। पहले वाले में 3 आता है, दूसरे वाले में 5 आता है, तो 8 हो जाएगा। तीसरे वाले में 4 आता है, इसमें भी 4 आता है, तो 8 हो जाएगा। इसमें भी 4 आता है, इसमें भी 4 आता है, ये भी 8 हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक ही काउंट करेंगे। अब पूछिए एक ही काउंट क्यों करेंगे, जब ऐसे करके आप छक्का फेंकेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये कौन सा वाला है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी एक को मतलब एक ही दोनों को काउंट करेंगे। अब मान लीजिए कि इस वाले में 5 आता है, इस वाले में 3 आता है, इस वाले में 6 आता है और इस वाले में 2 आता है। अब टोटल तरीका से देखिए कितने तरीके से आया, 8, 1 2, इसको एक करना है काउंट, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा। आप जब पासा फेंकते हैं तो कौन पहला होता है कौन दूसरा है, जब सेम आएगा तो नहीं पता चलेगा। 1 2 3 4 5, मतलब 5 तरीके से 8 आएगा, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी टोटल क्या है, 5/36, 8 आने का। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि 8 नहीं आने की संभावना क्या है, तो हम इसको 1 से घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 पे काउंट होता है। तो 1 में 5/36 करेंगे तो 31/36 हो जाएगा इसका आंसर। 25वां का आंसर देखते हैं क्या है, 25 का आंसर है बी, 31/36। प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है, यदि पासा हुआ तो एक पासा हुआ तो टोटल हो गया 6, 2 पासा हो गया तो टोटल हो गया 36, कार्ड हो गया तो टोटल पासा हो गया, मतलब टोटल हो गया 52। अब उसमें से किंग आने के जैसे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 किंग है कितने में, 52 में, तो 4/52 यानी कि 1/13। और उसमें से टोटल में से यदि घटाना होता है तो हम 1 में से घटाते हैं, क्योंकि टोटल वैल्यू ही 1 होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे, मुझे लग रहा है कि मैंने इसको समझा दिया ठीक से। चलो ये हो गया, ठीक, ये हो गया प्रश्न। 20 टोटल प्रश्न आए थे, उसमें से 2 तो मैं अभी एक प्रश्न जो था वो गोला बेलन शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में, उसका वक्री पृष्ठ वो मैं समझा दूंगा फॉर्मूला से, वो इजी तरीके से, जो इजी प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरा एक बहुत अभी कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक कोड वाला आया था जो मैंने बताया था, वाराणसी का जो रूट है WCUESGZQ, इन और इन सब में कोई ना कोई संबंध रहता है। जैसे आपको जैसे मैंने बताया था ना कि आपको याद रखना है, इसमें देखिए इसका संबंध इससे कैसा होगा, इसका संबंध इससे क्या है आपको दिखेगा, इसका संबंध इससे क्या है,
इसका संबंध इससे क्या है, और इनके बीच का संबंध जो निकलेगा वो अगले सेंटेंस में कोलकाता का कूट में होगा। आप इसको सॉल्व करिएगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, तो इसमें हम समय नहीं लगाएंगे। आ जाते हैं अगला प्रश्न है, एक वैल्यू दिया हुआ है कि 1/x² लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x का मतलब कौन सा ऐसा वैल्यू होगा x का। देखिए ई वाले में थोड़ा प्रश्न में दिमाग लगाना पड़ता है। x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे कि ये वाला इक्वेशन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको कोई सा भी नंबर चुन के देखिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 रखते हैं, अच्छा 0 रख लेते हैं, मान लीजिए कि 0 रखे तो a वाला 0 हो गया, 0 0, a इससे 0 से बड़ा होगा तो a इसको सही कर देगा, 0 रख लिए। अब 1 रखते हैं हम, यदि इस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 भी मिलके 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस पे 2 रखते हैं, इतना ही 2 वैल्यू आ रहा है इसके बीच का, और p/q के फॉर्मेट में भी कोई e रहेगा तो सही होगा क्योंकि हमेशा ही 1 से छोटा होगा। मान लीजिए इसमें 2 रखते हैं तो 1 - x² यानी 1 - 4, तो यानी कि -3 होगा, तो a इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा वैल्यू इसमें 0 और 1 के लिए और उनके बीच के सारे नंबरों के लिए इक्वेशन सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, a b c d। 0 से बड़ा होगा, ठीक है, x, लेकिन 1 से छोटा होगा। 1 से कोई भी वैल्यू इसका बढ़ेगा जैसे तो ये माइनस में आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको 2a लेके बता दिया, देखिए यहाँ 0 से लिया, a 1 से लिया, आंसर इसका 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको समझना है, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए मैं कह रहा था मीनिंग बना हुआ। इसमें क्या है कि आप इसमें ले रहे हैं x का वैल्यू 0 ले लिया तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, यही आगे भी करना है। 1 ले लिया तो भी सेटिस्फाई हुआ, लेकिन आप जब 2 लेंगे तो -3 आ जाएगा जो इसके वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी कि जो भी इसका वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन में एक दिया हुआ -1 जो कि नहीं होगा, एक में दिया हुआ -1 से 0 जो भी नहीं होगा, और एक दिया हुआ x लेस देन ग्रेटर देन -1 और 1 वो भी नहीं होगा, ये वाला होगा सिंपल, जो कि मैंने अभी हीट एंड ट्रायल मेथड से इस पे रख के सॉल्व करके आपको बता दिया। ठीक है, अभी 2-4 पिछले और 1-2 साल का सॉल्व कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न है समीकरण, देखिए सॉल्व करना है। यही सब चीज जो है ना हीट एंड ट्रायल मेथड से बहुत हेल्पफुल होगा। x/b और a/b इक्वल टू x - b बटा a - b। तो इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या होगा कि समीकरण दोनों बराबर होगा, है ना। चल रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें आपके पास ऑप्शन है ए, एक मतलब ऑप्शन आपको यदि कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, पहले ऑप्शन की तरफ जाइए। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, x का वैल्यू a होगा, x का वैल्यू b होगा, x का वैल्यू -a होगा और x का वैल्यू -b होगा। तो हम चलिए इसको a करके देखते हैं। कोई भी जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें आंसर तो खैर मुझे पता है, लेकिन मान लीजिए हम इसमें -1 पुट करते हैं तो -a प्लस b, ठीक है, और इसमें -ab और -ab, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, a प्लस b हो गया। मान लीजिए कि हम a पुट करके देखिए, a प्लस b, ये हो गया a प्लस b इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू a माइनस b। अब आप इसको देख रहे होंगे कि हम जब a का वैल्यू पुट किए तो इसका कट कटा के आ गया, एक ये भी कट कटा के आ गया एक, यानी कि दोनों a ही जब हम पुट कर देंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। मान लीजिए और हम पुट करके दिखाते हैं आपको, जब हम इस पे और कुछ पुट करते हैं ना, माइनस माइनस पुट करते हैं, जैसे इसमें -b कर देते तो ये तो 0 हो जाता है, a 0 हो जाता है 0 और a प्लस b हो जाता है इक्वल टू, इसमें यहाँ पे -b करते तो a -2b बटा में a -b हो जाता है। कभी इक्वल होता नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम b भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे -b किए थे, यहाँ पे यदि हम b कर देते तो b हो गया यहाँ, b हो गया यहाँ, तो a वाला 0 हो जाएगा, a 2b होगा, कुछ भी नहीं होगा। -a हम पुट करते तो यहाँ पे एक माइनस हो जाता है, ये भी बराबर नहीं होता। तो आपको चारों वैल्यू पुट करके देख लेना है कि कौन सा कैसे सही होगा। उसके शॉर्टकट वगैरह इसमें है, एक और मेथड आता है, इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगला है, देखिए एक और प्रश्न है कि निम्न में से कितने 9 के अंक है जिनके पहले 5 9
जिनके पहले 5 और बाद में 3 अंक नहीं हो, इसका ध्यान रखना है कि 3 नहीं हो। तो आपको इतना बड़ा अंक लिखा हुआ है, मैं लिख तो दूंगा लेकिन ज्यादा लंबा है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि उस सीक्वेंस में 593 नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है जैसे 592 हो, 597 हो, 596 हो, 594 हो, तो आप इसको काउंट करेंगे। ए हो गया 1, क्योंकि इसके पहले है 9, 9 के पहले है 5 और 9 के बाद है 2, यानी कि 3 नहीं है, 9 के पहले 5 और ये है 7, तो ऐसे करके आपका इसका आंसर हो जाएगा 4। इस चीज को ना, ये वाला कभी गलत मत कीजिएगा, है ना, कभी गलत नहीं करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बना देगा, ऐसे लिख के एक बार दिखा देते हैं, 5 9 3 7 5 9 6 3 9 5 4 5 9 4, बड़ा ढेर है यार, 7 6 5 5 9 3 5 9 7 5 9 2 9 5, यहाँ तक आपको ये पहुंच रहा है। देखिए इस पहला 5 की इसमें क्या पूछ रहा है, जिसके इतने हैं कि 3 का अंक 9 हो, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ 9 देखिए, इसके इस साइड में 5 है लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो ये नहीं होगा, 9 के पीछे 3 है जबकि 5 होना चाहिए, इस 9 के पीछे 5 है, इधर 4 है, तो ये गया 2, और यहाँ पे भी 9 के यहाँ भी 3 है, तो ये भी कट गया। यहाँ देखिए 597 है, 9 के पीछे 5 और आगे 4, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे है 592, तो हो गया 4, और उसके बाद कुछ नहीं है, तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इन दोनों नंबरों को याद रखेंगे और एक सीक्वेंस 3 का बना देंगे। ये ऐसा प्रश्न यदि गलत हो गया तो फिर घंटे में चले जाइएगा। इस वाले में फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए कि ये वाला क्वेश्चन के बारे में, तो कोई भी जब त्रिभुज होता है ना, कितना बड़ा भी त्रिभुज हो, इसके बारे में दिया हुआ है कि ई और इन दोनों से क्या ये बड़ा होगा, इस फॉर्मूला पे दिया है। कोई भी यदि फॉर्मूला त्रिभुज होता है तो उसकी 2 भुजाएं जो होती हैं हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं। इस पे बेस्ड है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएंगे जो लोग भी इसको क्या बोलते हैं बनाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखो एक मिश्रधन वाला सिंप्लीफिकेशन जो होता है, साधारण ब्याज वाला P इंटू क्यू इंटू PRT बाई 100, उसको तो याद रखना ही है। मिश्रधन वाला जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर जगह काम आएगा। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज यानी कि आर यहाँ पे कितना है 4, इस फॉर्मूले को बैठा देना है 4 वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष, यानी कि टी इक्वल टू 2 वर्ष, ठीक है। और 5400 हो जाएगा, मतलब कोई पैसा है वो साल में उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, रेट है 4%, कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना होगा जब मिश्रधन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे सिंपली पुट कर देना है, मिश्रधन इंटू मूलधन इंटू 1 प्लस 4/100 इंटू टी, यानी कि 2, ये हो जाएगा आपका 5408 इक्वल टू मूलधन, मान लीजिए कि 1 से एक कट जाएगा 25 और ये होगा 26, यानी कि 25 बटा में 26 गुने 26, ये जाएगा 5408 गुने 25 गुने 25 बटा में 26 गुने 26, एक कटेगा 25 25 625 40 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 5000। इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कोई भी 2-4 फॉर्मूला है, बिना 2-4 फॉर्मूला के आपका सॉल्व नहीं होगा। मिश्रण इक्वल टू मूलधन इनटू 1 प्लस दर इनटू पावर में होता है समय, ये फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है जो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब एक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P बाई Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें कौन कौन सा है, और उसमें रूट वगैरह नहीं होता है। ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में कभी रूट नहीं होता। तो पहला वाला है
2/2, इसमें रूट है, इसको कटाएंगे तभी रूट नहीं हटेगा, 2/√2 है तो ये भी होगा। तीसरा है √2 यानी √2 का पावर 2, तो हम √2 गुने √2 यानी कि 4, हम 4 को लिख सकते हैं 4/1 है यानी कि p/q हो गया। तो ये वाला इसमें होगा √2। बड़ा में जाना पड़ता है यार, यही सब काम। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में रहता है और उसमें जो q रहता है नॉट इक्वल टू 0 रहता है और उसमें रूट वगैरह नहीं रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए एक अगला प्रश्न है घड़ी वड़ी वाला प्रश्न। देखिए घड़ी का प्रश्न है, कोई घड़ी जो है 4:30 बजे का समय दिखाती है, साढ़े, मान लीजिए कि ये हो गया ए और ये हो गया 4, ठीक है। तो कह रहा है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती थी, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, मतलब ई वाला है आपका पश्चिम, तो उसमें पूछ रहा है कि ई वाला क्या होगा। तो देखिए आपको याद रखना है कि पश्चिम है, हम लोग किस साइड में है, क्या बोलते हैं, हम लोग हैं बिहार में, बिहार किधर है, पूरब में, तो ये हो गया आपका पश्चिम यानी कि ये हो गया गुजरात। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये करना है, और इधर हो गया पूरब, ठीक है। अब आपको समझना है ये भारत का मैप आपको दिमाग में लाना है, ई हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो मान लीजिए कि आप इधर से देख रहे हैं, जब मैप हमारा किताब पे ऐसे पड़ा हुआ रहता है और ए वाला रहता है पूरब, यानी कि इस दिशा में यदि पूरब है इधर ई वाले कोना में, तो उत्तर ही ना होगा, ई वाला हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। आपको ध्यान रखना है कि हम ये पूरब पश्चिम को कर रहे हैं, उसके पीछे जो है उल्टा में जस्ट हमारा हुआ बिहार, उसके पीछे इधर उत्तर हो गया दक्षिण। अब ये वाला आप निकाल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर दिया होगा, दक्षिण पश्चिम आंसर डी। इसमें जब दिशा वाला है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा राज्य कौन से दिशा में है, उसके अपोजिट कौन से दिशा में है, सूरज कैसे निकलता, जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको 2 जगह खड़ा होना है। आपको एक बिहार के धरती पे खड़ा होना है जिससे कि आप अपने पश्चिम में गुजरात देख सके, ऊपर में आप देख सके जम्मू कश्मीर, और दूसरा खड़ा होना है आपको अपने घर के सामने, घर के सामने सबको, ये घर के सामने अपोजिट साइड से जो निकलता है, तो सूरज जब निकलता है तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाला पूरब है, ये वाला पश्चिम है। तो 2 जगह आपको खड़ा होकर आपका दिशा वाला जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। ओके सो ये देखिए एक प्रश्न है, एक समबाहुभुज, मान लीजिए, देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत आसान प्रश्न होता है, लेकिन ए मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। एक पूछ रहा है कि एक समबाहुभुज की आंतरिक कोण, उसके बाह्य, इसमें हो गया ये वाला हो गया आंतरिक कोण, ये सब आंतरिक कोण हो गया, ये वाला हो गया बाह्य कोण। तो उसमें कह रहा है कि इसमें जो आंतरिक कोण है ना उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। देखिए आंतरिक कोई भी जो होगा बहुभुज, मतलब उसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसके कोई भी जो ये दिख रहा है आपको छोटा सा, कितना भी बड़ा होगा तो 180 डिग्री से तो नहीं होगा, इनका और इनके बीच का जो ये होता है ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपको ए वाला ये करना है, वाला करना है। देखिए अब इसमें क्या है, ये होगा x दिया हुआ है, x उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, ये हो गया x और ये हो गया आपका 4x, ये वाला हो गया x तो ये वाला हो गया 4x। इसका दोनों का जोड़ कितना होता है एंगल का, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें 5x हो गया 180, x 180 बटा में 5 यानी कि 36 बचे 180, 36, मतलब इसका एक वैल्यू 36 है, ठीक है। तो कोई भी जो जब समबाहुभुज बनता है कितना भी बड़ा रहे ना, तो इसका 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 टोटल जो भुजाएं होती हैं, टोटल का योग होता है 360। तो इसमें कितना टोटल भुजाएं हैं, मतलब कितने टोटल एंगल है उसमें, कितने बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो 360 टोटल है, और इसमें एक एंगल कितना है 36। तो अब 36 से भाग दे दीजिएगा, इसको 10 आएगा, यानी कि इसमें 10 भुजाएं हैं। ठीक है, आपको समझना क्या होगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से एक निकाल देना, और जो आंतरिक कोण जितना भी होता है ना उसका सारा योग होता है 360। तो एक का एंगल है 36, तो 360 बटा में 36 यानी कि
10, इसमें 10 भुजाएं हैं। एक आध दो प्रश्न हो सकता है इधर, मतलब गलती नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने तरीके से सॉल्व करना हो सकता है, आप लोग इंजीनियर्स अपने तरीके से सॉल्व करें, लेकिन मिला जुला के ऐसे ही करना है, जो एक मतलब बहुत सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ। ट्रेन वाला क्वेश्चन, देखिए ट्रेन वाले क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या रखिएगा, 120 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, किलोमीटर प्रति आवर। तो जो ई बड़ा है इसको छोटा में आपको कन्वर्ट करना है ना, तो इसको 100 मीटर प्रति सेकंड में, तो 120 इंटू 5/18 कर दीजिएगा, बड़ा से छोटा हो जाएगा। ई हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इस चीज को याद रखना, 5/18 ये सॉल्व करके आता है, ठीक है। और यदि छोटा है तो उसको बड़ा करना हो, मतलब 120 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर घंटा कितना होगा, तो इसको 120 इंटू 18/5 कर देंगे, तो जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज आपको पता है, दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी, कोई भी दूरी हम कितना समय देते हैं और हमारा चाल क्या है, समय गुने चाल। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, सबसे पहले दूरी हम पूछ रहा है, दूरी। अच्छा, कोई भी ट्रेन जब मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म के इस साइड में है, इस साइड में है, और एक प्लेटफॉर्म इतना दूर है और उधर पार होती है, तो वो कितना दूरी तय करती है, पहले तो यहाँ से उसका जो बोगी एंटर किया उसका सारा पिछला वाला बोगी तो बहुत पीछे होगा, लेकिन जब यहाँ से क्रॉस किया, जब तक पूरा आगे नहीं बढ़ेगा ऊपर, पिछला बोगी भी तो सटा ही रहेगा ना, तो उसको दूरी, ट्रेन का जो दूरी है, मतलब ट्रेन कुल जो पटरी का लंबाई ये करती है, अपना भी दूरी तय करती है, जो उसका लंबाई है, और प्लेटफॉर्म का भी दूरी तय करती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें दूरी कितना तय करेगा, प्लेटफॉर्म का दूरी कितना है, अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म का दूरी प्लस उसका ट्रेन का मतलब लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। कोई भी ऐसा प्रश्न होगा ना जिसमें कि प्लेटफॉर्म वगैरह क्वेश्चन होगा, तो उसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई भी जोड़ना है और ट्रेन का लंबाई भी जोड़ना है, क्योंकि जब उसको पार करेगा तो ट्रेन अपना भी लंबाई तो पूरा पूरा आगे निकाल देगा ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें 3 फॉर्मूला बताया, 5/18, 18/5, दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल। दूरी अगर प्लेटफॉर्म पे रहे तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, तो इसमें क्या निकालना है, प्रश्न में निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई है x, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 800 मीटर। तो प्रश्न हमने ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है, टोटल दूरी कितना तय करेगा, बताया है कि जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो अपना भी दूरी तय करेगा, तो एक मान लिया उसका दूरी, और प्लेटफॉर्म का दूरी है 800, तो हो गया x इंटू 8, दूरी हो गया इतना। अब इसमें समय कितना है, समय 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, समय गुने चाल, चाल को हमने निकाला था ना 120 इंटू 5/18। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 गुने 5/18, 6 से 6 5 30, 6 से 6 18, 5, ये हो गया 40, 40 5 200, मतलब x प्लस 800 इक्वल टू 200 इंटू 5 इक्वल टू 1000, यानी कि x इक्वल टू, इधर से इधर चल जाएगा 200 मीटर, इधर चला गया, यानी कि ट्रेन का जो लंबाई है 200 मीटर हो गया। इसमें 3 चीज देखिए, ट्रेन वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, 3 चीज ध्यान रखिएगा, दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल, बड़ा में कन्वर्ट करना है तो 18 इंटू 5 में करेंगे, क्योंकि 18 इंटू 5 खुद में ज्यादा है, और छोटा में करना होगा तो 5 इंटू 18 में करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे चल रही तो उसको अपना दूरी कवर करना होगा ना, तो वो अब प्लेटफॉर्म का भी करेगी और प्लेटफॉर्म के साथ अपना भी करेगी, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कोई भी प्रश्न इसमें बन जाएगा, ठीक है। एक जो प्रश्न है, एक देखिए प्रश्न भी आसान है, रीजनिंग है, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ z है, और यहाँ 52.12 है, और p है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें कितना क्या इन दोनों के बीच में लग रहे हैं, 1.5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 में भी 1.5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सब जो है उस पे है, 1.5 गुना उस पे चल रहा है, तो सब में मान लीजिए 15, z का वैल्यू 15 इंटू 1.5 इक्वल टू
22.5। इसको ये आसान प्रश्न था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस और रीजनिंग में बहुत दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ा बहुत है मैथ में। अब एक और मैथ है कि x का 1/4, मतलब मान लीजिए कि संख्या है x का 1/4 यानी कि x/4 का वैल्यू क्या है, 6 से 5 अधिक है, 6 से 5 अधिक यानी 6 + 5 यानी कि x/4 = 11 यानी कि x = 44। आंसर आ गया 44। आसान है। इधर नहीं लिखना है ना, ठीक है। अगला है 61 को 1353 में बेचना था, उसको 1353 में बेचना था, ठीक है, लेकिन उसको बेचता है 1425 में, तो उसको जो मिलता है आदमी को 8% ज्यादा मिलता है, मतलब इतना में बेचना था लेकिन इतना ज्यादा में बेच दिया तो उसको 8% ज्यादा मिला। तो कितना, पहले क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकालना है, लागत में, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमको इतना में बेचना था, उतना में ज्यादा में बेच दिया, तो कितना ज्यादा में बेचा हम पहले निकालेंगे। तो 1353, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 यानी कि 8% का फर्क पड़ा उसको 72 रुपए में। तो 100 में क्या पड़ेगा, 72 बटा में 8 गुने 100 यानी कि 8 9 72, 900 रुपए इसका आंसर है ना, 900 रुपया होगा इसका आंसर। है सिंपल है, ये सब चीज को यदि आप नहीं सही कीजिएगा तो वहां पे गड़बड़ा आ जाएगा। ये हो गया। और एक और प्रश्न है, जैसे ये है रीजनिंग है, देखिए 3a81 6561, इसमें दो चीज कर सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 9 का स्क्वायर किए तो 81 आया, 81 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, या फिर 3 का 4 करेंगे, 4 स्क्वायर ये करेंगे और इसका भी 4 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा क्या बोलते हैं 3 का a स्क्वायर, ठीक है, हो गया 9। ये सिंपल है, 3 का 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सब का 27 और 1 है, ये वाला बहुत बड़ा मतलब लंबा प्रश्न है, 27 और 1 है, तो टोटल इसमें 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न में हो सकता है मैं समझाने में पहले बहुत ही बात बोल पे आया हूँ, तो या तो अपने तरीके से मैं समझाने कुछ 1-2 दिन और 1-2 वीडियो बताऊँ तो समझ जाएंगे। देखिए मैथ में अभी तक जो वीडियो इतना लंबा हो गया, ये 20 प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया है ना। इस 20 प्रश्न में एक ही चीज आया कि यदि आपको नहीं भी आता है ना तब भी आप बनाइएगा। कुछ फॉर्मूला जैसे रेल वाला आपको बता दिया मैंने, मिश्रधर्म वाला बता दिया, समोसा वाला बता दिया, तो इसमें हम देख रहे थे कि 1 बैठा के 0 बैठा के 2 बैठा के इसका आंसर ले आ सकते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर को मैंने सॉल्व कर दिया इसी पैटर्न पे। आप अभी ये जो है पिछला 2020 वाला है उसको एक बार और खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जो नए लोग हैं जिनको मेंस देना है, काहे कि प्रश्न ऐसा ही रहेगा और ऐसे ऐसे पुट करके बनाना पड़ेगा। तो एक और वीडियो बनाएंगे, न्यू वीडियो पे जल्दी बोर्ड वगैरह आ जाएगा, माइक वाइक ना थोड़ा सा और ठीक लगेगा साउंड का। ये हम रात में इसको शूट कर रहे हैं, 1:30 बज रहा होगा अभी। और फिर मैथ में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, उस पर भी बात करेंगे। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा तो मैथ में थोड़ा सा 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश, आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को देखिए, बड़ा मेहनत लगा है बनाने में। जय